आत्महत्या के बाद दीदी का पत्र। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बेबस बीवी की कहानी, महिलाएं जरूर सुने। नेहा दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझको अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि मेरी दीदी कायर नहीं थी। फिर मुझे एक दिन दीदी का वह पत्र मिला जिसने सारे राज खोल दिए और मुझे परेशानी में डाल दिया कि क्या मैं अपनी दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूंगा। मैं बालकनी में पड़ी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। मेरा मन उदास था, जबकि नेहा दीदी को गुजरे अब 1 माह से अधिक हो गया था। जिस दिन यह खबर मिली कि नेहा दीदी ने आत्महत्या कर ली, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बात सच भी हो सकती है। नेहा दीदी की शादी के बाद उनके पहले 3-4 साल अच्छे बीते। राजन, जीजाजी और दीदी दोनों लखनऊ में रहते थे। जीजाजी बैंक में थे और दीदी हाउसवाइफ। नेहा दीदी नॉवेल पढ़ने की बहुत शौकीन थीं। फुर्सत में वो कहानियाँ पढ़ा करती थीं। एक बार मैं लखनऊ गया, दीदी की अलमारी में से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। 2 दिन में मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि वापस आते समय मैंने दीदी से कहा, शेष कहानियाँ पढ़कर यह किताब मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। नहीं भैया, नहीं, यह मेरी प्रिय किताब है और मैं इसे किसी को भी नहीं देती हूँ। उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और अलमारी में रख दी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मालूम हुआ दीदी आई है। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा दीदी कमरे में है। अब मैं ही अंदर के कमरे में चला गया। वह उदास चेहरा लिए बैठी थी। मैंने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भैया, यात्रा करके आई हूँ, उसी की थकान है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, दीदी सच कहूँ, आप कुछ छिपा रही हैं, लेकिन आज आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा। यह सुनते ही वे रोने लगी। अब कुछ बताओगी भी या केवल रोती रहोगी? मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया हमारी शादी को अब 5 साल हो गए। इस बीच मेरी गोद नहीं भरी, इसी कारण आए दिन घर में झगड़ा होने लगे हैं। पर इनमें आपका क्या दोष है दीदी? पर भैया, मेरी ननद और सासू माँ मुझे ही दोष देती हैं। हो सकता है दीदी दोष जीजाजी में हो, लेकिन इस बात को उनके घर का कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ लखनऊ चलता हूँ और इस बारे में जीजाजी से बात करता हूँ। मैं दीदी के साथ लखनऊ गया और जीजाजी से इस विषय पर बात की। वे बोले, देखो साहिल, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी की थी। अब मेरा एक था कि मेरे घर में मेरे अपने बच्चे हों, मैं उनका अच्छे से पालन पोषण करूं और वो मेरा नाम और वंश आगे बढ़ाएं। मेरी ये तमन्ना गलत तो नहीं है ना? जीजाजी ने अपने दिल की बात बताई। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वे अपनी ही इस बात पर अड़े रहे। मैं दुखी हार कर वापस घर लौट आया। एक रात दीदी का फोन आया। वे बोली, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरी सास और ननद आई और बोली, देखो नेहा, पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा का डेरा है, तुम हमारे साथ वहाँ चलो, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। मैं उनके साथ वहाँ गई थी। अब उन्होंने अगली अमावस्या को रात बुलाया है। खैर, अब उनका स्वभाव और व्यवहार मेरे साथ अजीब सा होता जा रहा है। अब वे दूसरे कमरे में सोने लगे हैं। मैं उनसे क्या कहता, सिवाय इसके कि दीदी थोड़ा सब्र रखो, देखो कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा।
कुछ दिन बीते। इन दिनों में ना तो दीदी का फोन आया और ना ही कोई खबर आई। एक दिन मैंने ही उन्हें फोन किया और दीदी ने ही उठाया। मेरे बार बार पूछने पर वे बोली, भैया उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया है और अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। वक्त गुजरता गया और 6 माह बीत गए। एक दिन जीजा जी के बड़े भाई साहब जो हमारे ही शहर में रहते हैं बाजार में मिल गए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जीजा जी ने अपने ही बैंक में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली है। जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली, यह सुनते ही मैं स्तंभ रह गया और सोचने लगा कि यह खबर पाकर दीदी पर क्या गुजरेगी। मैंने रात को फोन पर इस बारे में बात की तो वे बोली, भैया मैं जानती थी कि ये आदमी ऐसा ही करेंगे। खैर अब ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी चिंता मत करना। अब मैं किसी तरह से अपनी शेष जिंदगी काट लूंगी। पर दीदी ये अकेलापन, मेरी बात को काटते हुए वे बोले, हाँ भैया अब एक बात ध्यान रखना, मेरा फोन ना भी आए तो भी समझ लेना मैं अच्छी हूँ। उन्होंने रोते हुए फोन काट दिया। 2 माह बाद मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में दीदी आई जरूर, लेकिन पूरे समय खामोश रहीं। शादी पर उन्होंने मुझे जो उपहार दिया उसे मैंने सबसे अनमोल उपहार मानकर अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। वहां से वापसी के तत्काल बाद में अपने कामों में व्यस्त हो गया। एक रात करीब 11 बजे फोन की घंटी बजी। फोन पुलिस स्टेशन से था। नेहा नाम की महिला ने यहाँ आत्महत्या कर ली है। आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। माँ को साथ लेकर मैं लखनऊ पहुंचा। दीदी का अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ा। मैंने जीजा जी को फोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन वे नहीं आए। मैं केवल उनको ही दीदी की मौत की वजह मानता हूँ। मैं यादों के दायरों से बाहर निकला और बिस्तर पर आकर लेट गया। तभी मुझे दीदी द्वारा शादी में दिए अनमोल उपहार की याद आई। मैं तेजी के साथ कमरे में गया, अलमारी खोली और उसमें से दीदी का दिया उपहार निकाला। अब मैंने दीदी का दिया सिल्वर पेपर से लिपटा अनमोल बाहर निकाला तो आश्चर्यचकित रह गया। दीदी ने मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी लगने वाली किताब उपहार के स्वरूप दी थी। मैंने उस किताब का पहला पन्ना पलटा। उस पर दीदी ने अपने हाथ से लिखा था, प्रिय भैया को शादी की एक बहन का अनमोल उपहार, तुम्हारी दीदी नेहा। मैं किताब के पन्ने पलटने लगा, तभी उसमें से एक कागज जमीन पर जा गिरा। मैंने उस कागज को उठाकर पढ़ना चालू किया तो मेरी आंखें पथरा सी गईं। वह दीदी का पत्र था, जिसे मेरे नाम उन्होंने लिखा था। प्रिय भैया, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह याद रखना, इसके द्वारा मैं कुछ सच्चाइयां तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ, जिनसे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। भैया तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फोन पर पहाड़ी पर एक बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया पहली बार मैं वहां अपनी सासू जी और नंद के साथ गई थी। वे मुझे पहाड़ी पर स्थित बाबाओं के डेरे पर ले गए। वहां बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठे थे। बाबा एक एक करके सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, तेरे साथ कौन आया है? मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननंद जी मेरे साथ आई हैं। वे मेरी ननंद से बोले, बहन मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल जरूर मिलेगा।
इसे 4 माह तक अमावस की रात में यहाँ लाना। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन आदि करने पड़ेंगे। ये सारे काम रात को एकांत में एक कमरे में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांधा और ननंद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात में यहाँ लाना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननंद के साथ 3 माह तक अमावस की रात पहाड़ी पर बाबा के पास जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुंचे, तब बाबा मेरी ननंद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे कमरे में विशेष तांत्रिक पूजा में इसको बैठाया जाएगा। क्योंकि ये तंत्र क्रिया एकांत में ही की जाती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननंद जी घर चली गईं। इसके बाद में बाबा लोग मुझे एक अंधियारे कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से तंत्र पढ़े। इसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से कपड़े उतारो और इसे हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने कपड़े उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब एक साधु ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ जबरदस्ती करना चालू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाई भी, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वे दुराचार करने के बाद मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे मैं वहां से जान बचाकर भाग आई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननंद मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने यह बात अपनी ननंद को बताई, तब ये बोली, मुझे क्या पता था कि वहां तुम्हारे साथ ऐसा होगा। भैया, अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली जिंदगी जीकर मैं क्या करूं। तुम्हारे जीजाजी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है, उससे मैं तंग आ चुकी हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूं। भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी बहन नेहा। पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में यह बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजाजी दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का यह पत्र पुलिस को सौंपकर जीजाजी और उन झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाऊं। लेकिन दीदी की पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया, याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका जिक्र तुम कभी किसी से न करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और असमंजस में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही व्यर्थ जाने दूं? शायद इसी स्थिति को इंसान की बेबसी कहते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।